हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। यहाँ पर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी बच्चों ने इस टॉपिक को 1000 बार पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या आप लोग इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन दी HS एग्जामिनेशन। तो आपको मुझे बताना है कि सर ये आंसर मुझे आते हैं नहीं आते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? यहाँ पर आपको 4 शेड्यूल दिए गए हैं। तो ये टॉपिक है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो अगेन टॉपिक क्या है? शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग गया, बट क्या आपको ये टॉपिक आता है? क्या आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल हैं उनकी नॉलेज है? तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 12 शेड्यूल और बात करेंगे एक ट्रिक की जो हमें हेल्प करेगी किस तरीके से इन शेड्यूल्स को हमें याद रखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए टॉपिक क्या है? शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या हैं? क्यों हम इनको शेड्यूल के नाम से जानते हैं? क्यों ये कैसे ये डिफर करते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी हम डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि इस आर्टिकल पे कोई लिस्ट मेंशन करी गई है, जैसे नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहां पर एक लिस्ट आनी चाहिए, तो वो लिस्ट उस आर्टिकल के नीचे मेंशन नहीं होगी, वो लिस्ट लास्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में एनेक्स्चर या अपेंडिक्स की फॉर्म में होगी। तो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दे आर बेसिकली द एनेक्स्चर एंड अपेंडिक्स ऑफ द मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट का मतलब क्या है? आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो आर्टिकल में जैसे मान लो बोला गया कि दीज आर द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि शेड्यूल 8 में मेंशन कर दी गई हैं। अब शेड्यूल 8 पीछे होगा कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पर पूरी लिस्ट होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो शेड्यूल बेसिकली है क्या? दे आर बेसिकली द लिस्ट और अपेंडिक्स और एनेक्स्चर जो कि मेन टेक्स्ट के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल में तो मेन टेक्स्ट लिखा होगा, मेन बातें लिखी होंगी, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए उसका डिटेल्ड जो लिस्ट है वो कहां पर होगा? शेड्यूल में होगा। क्लियर है? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है जल्दी से बताइए। आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर 12 शेड्यूल हैं, बट क्या शुरुआत से 26 जनवरी 1950 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 ही शेड्यूल थे? नहीं दोस्तों, याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल थे। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल नहीं थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल को बाद में ऐड किया गया है बाय डिफरेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, अब ये बात कवर हो गई कि जो शेड्यूल हैं उनको भी अमेंड किया गया और उनमें नई एडिशन हुई है। अब हमें याद रखना है कि 12 के 12 शेड्यूल कौन से हैं। तो एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, फिर ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, पहला शेड्यूल क्या है जो डील करता है विद द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यहां पर ये पुराना डायग्राम है, 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी लिखे हुए हैं। आपको मुझे बताना है कि इस टाइम पर इंडिया में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट आपको लेटेस्ट जो पॉलिटिकल मैप में चेंज हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी है उनके नेम कहां पर मेंशन किए गए हैं? शेड्यूल 1 में। क्लियर है? शेड्यूल 1 का मतलब क्या है? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 जो भी नेम है यूनियन टेरिटरी के और स्टेट के वो शेड्यूल 1 में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, शेड्यूल 2, यहां पर सैलरी अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, जजेस और कैग। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं, जिनका सैलरी अलाउंस चार्ज होगा ऑन द कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया, उनको डाला गया है शेड्यूल 2 में। इनका जो एक्सपेंडिचर है नॉन वोटेबल होता है, इसमें पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती है। तो शेड्यूल 2 में आपके क्या मेंशन किया गया है? सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, फिर बात करें शेड्यूल 3 की, तो शेड्यूल 3 में आपको याद रखना है कि यहां पर बात करी गई है ओथ की। जब आप एक ऑफिस ग्रहण करते हैं, आप एक ऑफिस पे पहुंचते हैं, तो वहां पर आप उस ऑफिस की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन विच वेरियस इनकम्बिडेंट्स जो ऑफिस होल्डर हैं उनको लेनी पड़ती है, उसको शेड्यूल 3 में मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल 4 की।
शेड्यूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और बहुत सारे चांसेस हैं कि शेड्यूल 4 के बारे में क्वेश्चन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। शेड्यूल 4 किसे डील करता है कि जो हमारी राज्यसभा है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा हाउस ऑफ द एल्डर्स, उसमें जो सीट्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है अमंग द स्टेट, वो मेंशन किया गया है। तो शेड्यूल 4 जो है वो प्रोवाइड करता है द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और आपको पता है कि एलोकेशन किस बेसिस पे होती है, ये एलोकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होती है। ठीक है, तो सीट्स एलोकेटेड टू वेरियस स्टेट एंड यूटीज इन दी राज्यसभा। अब बात करते हैं शेड्यूल 5 की। देखिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार अगर ध्यान आ गया तो इनको कभी नहीं भूलने वाले। एक सिंपल सा डिफरेंस याद रखना है। शेड्यूल 5 में जो एरियाज मेंशन करे गए हैं वो कौन से एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज। और यहां पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की 4 स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स की बात अगले शेड्यूल में, छठे शेड्यूल में होगी। 5वें शेड्यूल में इनकी बात नहीं हो रही है। और आपको याद रखना है कि जो 5वां शेड्यूल है, यहां पर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की भी बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश भी उन 10 स्टेट्स में आता है जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं। ये 10 स्टेट्स कौन से हैं, अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये 10 स्टेट्स आपके शेड्यूल्ड एरियाज में आते हैं। और ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कहां पर मेंशन किया गया है, शेड्यूल 5 में। देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अभी तक जो मेन स्ट्रीम है, जो नॉर्मल लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, उससे मिक्स नहीं हुए हैं। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए, उन लोगों को सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए हमने उनके लिए डिफरेंट प्रोविजन को मेंशन कर दिया। कहां पर, शेड्यूल 5 में। लेकिन अगर हम बात करें ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, जो कि और अभी तक मतलब बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं थोड़े थोड़े मेन स्ट्रीम में आ गए, थोड़े थोड़े नॉर्मल लाइफ से मिलने लग गए, मॉडर्न लाइफ से। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज है वो अभी भी अपने पुराने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो उनको एक और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको उनके हिसाब से चलने देने के लिए हमने शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो शेड्यूल 6 में याद रखना असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, इन 4 स्टेट्स का जिक्र होगा। क्लियर है। अब यहां पर शेड्यूल 5 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1997 की, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। कौन सी जजमेंट है, लिख लीजिए कहीं, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। देखिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि माइनिंग के लिए अगर आप शेड्यूल्ड एरिया की जो जमीन है वो किसी और को देते हो, तो वो जो जमीन का आप लेन देन कर रहे हो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप 5th शेड्यूल को वायलेट करते हो। ठीक है, तो 5th शेड्यूल की वायलेशन को बोला गया था इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, क्योंकि माइनिंग के लिए आप अपनी जमीन नहीं दे सकते हो अगर आप शेड्यूल्ड एरियाज में हो। फिर बात करते हैं शेड्यूल 7 की। देखिए आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पर जितने भी मैटर हैं जिनके ऊपर लॉ बनाए जा सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन मैटर्स को डिवाइड किया गया है इन 3 लिस्ट। पहली लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट। सेकंड लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट। और थर्ड लिस्ट कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों लिस्ट के बारे में हमें कहां पर मेंशन देखने को मिलता है, कहां पर ये लिस्ट लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिखी गई हैं इन दिस शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्जेक्ट्स इन दी 3 लिस्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं शेड्यूल 8 की। ये लास्ट आपका शेड्यूल है जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, 8। इस 8th शेड्यूल में वो लैंग्वेजेस मेंशन करी गई हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज करी हैं। अब याद रखिएगा इसमें भी कि इनिशियली सिर्फ 14 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था, बाद में 8 लैंग्वेज और ऐड करी गई हैं। तो इस टाइम पर टोटल 22 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करी गई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संतली, बोडो, मैथिली, डोगरी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है। जैसे सिंधी को किससे ऐड किया गया है, 21st से। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किससे ऐड किया गया है, 71st अमेंडमेंट से। और मैथिली, बोडो एंड डोगरी को ऐड किया गया है बाय 92nd अमेंडमेंट से। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, ये मेरा एक आपके लिए स्पेशल ज्ञान है कि इस पूरे 8th शेड्यूल में कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज को मेंशन नहीं किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज इसका पार्ट नहीं है।
ठीक है, अब बात करते हैं उन 4 शेड्यूल की जिनको बाद में ऐड किया गया है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। इनमें सबसे पहला है 9th शेड्यूल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा शेड्यूल और कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ। ठीक है, तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। इस शेड्यूल में कुछ लॉज को प्लेस किया गया, कुछ रेगुलेशंस को प्लेस किया गया, जिनको बोला गया कि ये लैंड रिफॉर्म से डील करती हैं, जमींदारी एबॉलिशन से डील करती हैं, और इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो इन लॉज को, इन रेगुलेशंस को जो कि 9th शेड्यूल में प्लेस करी गई हैं, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर है। ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ 9th शेड्यूल? फर्स्ट अमेंडमेंट से। जो 10th शेड्यूल है, नेक्स्ट शेड्यूल, ये है रिलेटेड टू द 52nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1985 में हुई है। तो 52वीं अमेंडमेंट जो थी उसने ऐड किया 10th शेड्यूल, जो प्रोवाइड करता है द ग्राउंड्स ऑन विच अ लेजिस्लेटर कैन बी रिमूव्ड फॉर दी डिफेक्शन चार्जेस, कि अगर मान लो वो डिफेक्ट करता है, दल बदल करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है और कुछ कंडीशंस को वायलेट करता है, वो कंडीशंस मेंशन करी गई है इस शेड्यूल में, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ एमपी और अ एमएलए। ठीक है, तो 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट और किससे डील करता है? ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन से। अब बात करते हैं 11th शेड्यूल की। 11th शेड्यूल को ऐड किया गया है बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायती राज वाली अमेंडमेंट। ठीक है, और यहां पर वो 29 सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है जिनके ऊपर पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट पावर दे सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल आपका ऐड किया गया है बाय 74th अमेंडमेंट 1992, और यहां पर वो 18 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जिनके ऊपर एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट को पावर दे सकती है। तो टोटल 12 शेड्यूल याद हो गए? नहीं हुए? तो एक ट्रिक याद रखना। देखिए ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये याद रखना है आपने। आंसू हमारे पुराने पीएम के, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, कि आपके पुराने पीएम के आंसू कुछ हैं अभी। तो टी क्या है? टेरिटरीज। ई क्या है? एमोलूमेंट्स, एमोलूमेंट्स मतलब खर्चा पानी। द ए अफर्मेशंस। आर राज्यसभा। एस मतलब शेड्यूल्ड एरिया। ओ मतलब अदर शेड्यूल्ड एरिया, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और एफ मतलब फेडरल प्रोविजन, मतलब 3 लिस्ट। ठीक है, ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, एल मतलब लैंड रिफॉर्म्स, डी मतलब डिफेक्शन, पी मतलब पंचायत, एम मतलब म्युनिसिपैलिटी। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखिए, कभी नहीं भूलने वाले। टी से क्या है? टेरिटरी। ई से एमोलूमेंट्स। ठीक है, ए से क्या है? अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। आर से क्या था? राज्यसभा। एस से क्या था? शेड्यूल्ड एरिया। ओ से क्या था? अदर शेड्यूल्ड एरिया। ऑफ एफ से क्या था? फेडरल प्रोविजन। उसके बाद क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अदर से अदर आया। एल से क्या आएगा फिर? लैंग्वेजेस। डी से एल से क्या आएगा? लैंड रिफॉर्म। डी से आपके डिफेक्शन। पी से पंचायत एंड एम से म्युनिसिपैलिटी। तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, मैं तो हमेशा याद ही रखता हूं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं वो क्वेश्चंस जो हमने इनिशियली देखे थे, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ लैंड, ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? मैंने आपको बताया अभी, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5th शेड्यूल। अब आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कौन से आर्टिकल में? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो डी कहां पर था? टीयर्स, TEARS ऑफ ओल्ड, OLD। डी मतलब 10वां, तो डी 10वां, तो 10th शेड्यूल। आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आया, शेड्यूल 10, आंसर ए। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, आपको मुझे बताना है कि कौन सा शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है फॉर द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनको स्टेट में डिवाइड करने वाला शेड्यूल कौन सा है, जहां पर बताया गया है कि किस स्टेट को कितनी सीट दी गई हैं। 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। जल्दी से टीयर्स का आर वाला सेक्शन देखो और कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। कोई भी डाउट हो पॉलिटी के रिगार्डिंग, कोई भी इशू हो या कोई भी HP रिलेटेड इशू हो, प्लीज हमसे पूछिए। ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। एक बहुत ही अच्छा लेक्चर, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।